देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी कक्षा 12, जिस पाठ का नाम है आपका पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग रफ और कलम एकदम लेकर तैयार हो जाइए, बैठ जाइए। हम ताकि यहाँ पर जो भी परिभाषा लिखें वह परिभाषा आप लोग साथ साथ कॉपी में नोट करते चलिए और उसको याद करते चलिए। और इतना कोशिश करिए कि वीडियो देखते देखते हम लोग सब कुछ याद कर लें। ठीक है, यह पाठ हम लोग 3 दिन, मात्र 3 दिन में खत्म कर देंगे। आज पढ़ाएंगे, कल परसों परसों पाठ खत्म हो जाएगा। और याद रखिए 3 दिन में आपको पूरे पाठ को याद कर लेना है। ठीक है, हर एक पार्ट 3 दिन में खत्म करेंगे। यानी अगर बात करें टोटल बायोलॉजी में जितने पार्ट होंगे उसका 3 गुना कर दीजिए, बायोलॉजी खत्म। तो याद रखिए हर एक पार्ट को हम लोग 3 दिन में खत्म करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। हम इस पाठ में ये देखेंगे कि एक पौधे से नया पौधा कैसे बनता है। ठीक है, हम लोग इसी पाठ में यह देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ये, अब इत्मीनान से पढ़िए। देखिए, बहुत धीरे, ये जो पाठ है हम बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ाएंगे, 3 दिन में पढ़ाएंगे। एक एक हेडिंग आप लोग नोट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है पुष्पीय पादप। तो भैया ये पुष्पीय पादप क्या होता है? देखिए, सबको पता होगा कि पुष्पी का मतलब होता है फूल, यानी पुष्प मतलब होता है फूल। पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल। ये तो सबको पता होगा कि पुष्प का मतलब होता है फूल। हाँ, ये तो पता है पुष्प का मतलब फूल होता है। और पादप का मतलब होता है पौधा। क्या होता है? पौधा होता है। तो याद रखिए, पुष्प का मतलब होता है फूल और पादप का मतलब होता है पौधा। अगर कहीं पुष्पी पादप दिख जाए तो याद रखिए पुष्प का मतलब फूल, पादप का मतलब पौधा होता है। अगर कोई पूछे कि बताइए भैया पुष्पी पादप किसे कहते हैं, तो बता, तो आप लोग बस इतना बताइए कि जिन पौधों में फूल लगे होते हैं उन्हीं पौधों को पुष्पीय पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन पौधों में फूल लगे होते हैं उन्हीं पौधों को पुष्पीय पादप कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा कि हाँ सर, जिसमें फूल लगे होते हैं उनको पुष्पीय पादप कहते हैं। हम जैसे आपसे कहे, आप लोग देखे होंगे ये गुड़हल का पौधा, तो क्या है वो? पुष्पीय पादप है। गुलाब का पौधा पुष्पीय पादप है। सरसों का पौधा पुष्पीय पादप है। चना पुष्पीय पादप है। मटर पुष्पीय पादप है। आम पुष्पीय पादप है। यानी कि जिन पौधों में पुष्प लगे होते हैं सब के सब क्या है? पुष्पीय पादप है, जिनमें फूल लगे होते हैं। याद रखिए इसका एक नाम और होता है, इसी को बोलते हैं आवृत्त बीजीय पौधे। कौन सा पौधे? आवृत्त बीजी। चलिए हम लिखवा देते हैं। देखिए, अच्छा क्या होता है, इसका एक नाम और होता है आवृत्त आवृत्त बीजीय आवृत्त बीजीय पौधे। देखिए, पुष्पीय पादप को ही कहते हैं आवृत्त बीजी पौधे। अगर कहीं आवृत्त बीजी पौधे लिखा है या फिर पुष्पीय पादप लिखा है तो दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए पुष्पीय पादप आवृत्त बीजी किसे कहते हैं, तो भैया जिन पौधों में फूल लगे होते हैं उसको आवृत्त बीजी कहते हैं, आवृत्त बीजी पौधे कहते हैं। और उसी को बोलते हैं पुष्पीय पादप। इतना चीज समझ में आ गया। अब इसकी हम परिभाषा लिख रहे हैं, आप लोग फटाफट नोट करिए। आपसे अगर कोई पूछे पुष्पी पादप या फिर कोई पूछे कि आवृत्त बीजी, क्या पूछे? आवृत्त आवृत्त बीजी पौधे। आपसे चाहे कोई पुष्पी पादप पूछे या फिर कोई आपसे चाहे पूछे आवृत्त बीजी पौधे क्या होते हैं, तो दोनों की परिभाषा सेम टू सेम है। परिभाषा नोट करते चलिए फटाफट से। जिन पौधों में जिन पौधों में फूल देखिए, आवृत्त बीजी पौधे क्या होते हैं? जिन पौधों में फूल लगे होते हैं उसे आवृत्त बीजी पौधे कहते हैं। परिभाषा लिख दिए हैं,
फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। याद रखिए, कोई चाहे पुष्पी पादप पूछे, चाहे वृत्तबीजी पौधे पूछे, सब कुछ क्या होते हैं, एक ही होते हैं। अब चलते हैं आगे, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, अब देखते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि जनन क्या होता है। देखिए, जनन क्या होता है, हम लोग पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, जनन। आखिर जनन क्या होता है? जनन मतलब होता है जन्म लेना। क्या करना? जन्म लेना। जनन मतलब होता है जन्म लेना। अब कैसे? देखिए, जब कोई जीव, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई इंसान है, ये जीव ही है। जब कोई जीव अपने ही तरह सेम टू सेम नए जीव की उत्पत्ति करे, नए जीव को जन्म दे, यही घटना कहलाती है जनन। जैसे एक इंसान से दूसरा इंसान ही पैदा होता है, न कि कुछ और। अब देखिएगा, इसके भी दो हाथ पैर होंगे, इसके भी हाथ पैर होंगे, इसके भी एक सर होगा, इसका भी एक ही सर होगा, यानी सेम टू सेम शक्ल नहीं मिलेगी, बट सेम टू सेम एक मानव का रूप ही पैदा होता है। यानी कि याद रखिएगा, जब कोई जीव अपने समान नए जीव को जन्म दे, उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर एक गुलाब का पौधा है, किसका पौधा है? गुलाब का। तो गुलाब के पौधे से सिर्फ गुलाब का पौधा ही बनता है, न कि कमल का पौधा बनता है। कभी देखे हैं गुलाब के पौधे से कमल का फूल खिलते हुए? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ये सब क्या है, जनन की क्रिया करते हैं। जनन में क्या होता है, अपने समान नया चीज को जन्म देना। अगर गुलाब का पौधा है तो उससे गुलाब का पौधा ही उत्पन्न होता है, और यही घटना कहलाती है जनन। जनन क्या होता है, अपने समान नए जीव को जन्म देना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जैसे कुत्ता से कुत्ता ही नया जीव बनता है। नया जीव कौन बनता है? कुत्ता बनता है। हाथी से नया जीव हाथी ही बनता है। मानव से नया जीव मानव ही बनता है। तो याद रखिएगा, कोई भी जीव हो, अपने ही समान नया जीव उत्पन्न करता है। आम का पेड़ है, आम के पेड़ से आम का पेड़ ही जन्म लेता है, न कि इमली और न ही अमरूद का। ठीक है, तो बताइए, जनन किसे कहते हैं? जनन अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करने को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखिए फटाक से, जनन क्या? तो इसे जनन कहते हैं। देखिए, जब कोई जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है तो इसे जनन कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से, जनन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जनन देखिए दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखिए, हम बता रहे हैं, जनन होते हैं दो प्रकार के। कहोगे जनन दो प्रकार के होते हैं, जनन मतलब क्या होता है, जन्म लेना। जन्म लेना भी दो प्रकार का होता है। जनन मतलब क्या होता है, जन्म लेना। देखिए, जन्म दो प्रकार से, कोई भी जीव दो प्रकार से जन्म लेता है। पहला और दूसरा क्या होता है, दो प्रकार के। एक होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। एक होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। और देखिए, हमें इसमें पढ़ना क्या है, हमें इसमें पढ़ना है लैंगिक जनन। इस पाठ में क्या पढ़ना है, लैंगिक जनन। तो पहले हम समझ लेते हैं आखिर अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है। देखिए, जीव तो दोनों से उत्पन्न होगा, इससे भी नया जीव बनेगा, इससे भी नया जीव बनेगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, इससे जो जीव उत्पन्न होगा ना, इसमें नर और मादा, नर और मादा,
नर मतलब होता है लड़का और मादा मतलब होती है लड़की। यानी कि इससे जो नया जीव बनेगा ना, इसमें लड़का और लड़की दोनों की आवश्यकता होती है। बिना दोनों के मिले नया जीव उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें नर मादा नहीं होते हैं। नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसमें लड़का और लड़की नहीं होता। किसमें? अलैंगिक जनन में। लेकिन लैंगिक जनन में नर मादा की आवश्यकता होती है। अगर आपसे कोई पूछे बताइए लैंगिक जनन किसे कहते हैं, सॉरी अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? ऐसा जनन जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है अलैंगिक जनन कहलाता है। अगर कोई पूछे लैंगिक जनन किसे कहते हैं, जनन मतलब होता है जन्म लेना। यानी कि ऐसा ऐसा जीव मतलब ऐसा जनन जिसमें नए जीव की उत्पत्ति के लिए, मतलब कि नए जीव को जन्म लेने के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं लैंगिक जनन। तो इतना समझ में आया? बताइए पुष्पी पादप किसे कहते हैं? तो ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं उन्हें पुष्पी पादप कहते हैं। समझ में आया? पुष्पी पादपों को बोलते हैं आवृत बीजी पौधे। इसके बाद हमने आपको बताया है जनन क्या होता है। अपने जैसी संतान जन्म जब लेने लगी, मतलब कि जब जीव अपने जैसे संतान को जन्म देने लगे, तो इस घटना को बोलते हैं जनन। जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैंगिक, दूसरा होता है पहला होता है अलैंगिक, दूसरा होता है लैंगिक। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जब जीव की उत्पत्ति बिना नर और मादा के हो जाए, मतलब कि ऐसा जनन जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है उसको कहते हैं लैंगिक जनन। लेकिन जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं लैंगिक जनन। और ये क्या है आपका अलैंगिक जनन। तो इतना समझ में आया? इतना समझ में आ ही गया होगा। एक बार लैंगिक जनन की परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। देखिए लैंगिक जनन, हेडिंग लिखिए फट से, लैंगिक लैंगिक जनन। एक एक परिभाषा याद करते चलिए, तभी मजा आएगा बायोलॉजी पढ़ने में। लैंगिक जनन क्या होता है? वह जनन उसे लैंगिक जनन कहते हैं। देख लीजिए परिभाषा हमने लिख दिया है कि वह जनन जिसमें नए जीव को जन्म लेने के लिए, नए जीव को जन्म देने के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है उसको लैंगिक जनन कहते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। चलिए अब आगे चलते हैं। अब कहोगे सर जी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का मतलब तब तो ये हुआ कि पुष्पी पादपों में भी नर और मादा होते होंगे, यानी कि फूल वाले पौधे में भी लड़का और लड़की होता होगा। क्यों? क्योंकि लैंगिक जन्म मतलब तो यही होता है कि जिसमें लड़का लड़की हो वही नया युद्ध उत्पन्न करेगा। तो ये तो पुष्पी पादप लिखा है, तो क्या इसमें भी लड़का लड़की होगा? बिल्कुल होगा। देखिए जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं, चाहे गुलाब का हो गया, चाहे आपका ये कमल का हो गया, चाहे रिफ्लेसिया हो गया, चाहे वुल्फिया का पौधा हो गया, चाहे गेंदा का पौधा हो गया, चाहे किसी का पौधा जिसमें फूल लगते हों, कोई पौधा हो गया, उसमें हमेशा एक नर और एक मादा यानी एक लड़का और एक लड़की का भाग पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे आखिर वह कौन सा भाग है जो फूल में लड़का का भाग होता है और वह कौन सा भाग होता है जो लड़की का भाग होता है, हम लोग अब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। देखिए अभी तक हमने आपको केवल बस इस जो पाठ लिखा है इस लाइन का मतलब समझाया है। अभी तक पाठ स्टार्ट नहीं किया है। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं पाठ को, क्योंकि अगर ये सब चीजें आएंगे ना तभी पाठ ये लेसन जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, नहीं तो बहुत कठिन हो जाएगा। अब देखिए हम चलते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादप ने बता दिया
कि फूल वाले पौधों को पुष्पी पादप कहते हैं। लैंगिक जनन मतलब होता है कि ऐसा जनन जिसमें लड़का लड़की का आवश्यकता होता है तभी नया जीव बनता है, उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। आगे चलिए, अब देखिए, अब बात करते हैं कि आखिर इसमें से नर वाला भाग कौन है और मादा वाला भाग कौन है एक फूल में। देखिए, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि भैया यहाँ पर लैंगिक जनन अगर दिया है तो लैंगिक जनन में एक होगा नर और एक होगा मादा, मादा होगा। तो आप लोग फूल बहुत देखे होंगे, फूल देखे होंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि आखिर फूल में भी कभी लड़का लड़की हो सकते हैं, कभी नहीं सोचा होगा। तो याद रखिए, आज दिखाएंगे हम आपको पूरी तरीके से। देखिए क्या होता है, अब यहाँ पाठ स्टार्ट है, पूरी की पूरी हेडिंग एकदम बढ़िया से लिखते चलिए। अब हालांकि पिछला भी जितना लिखा है वो भी सब जरूरी है, लिखते चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हम आप लोग सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ पर पुष्पी लिखा है। पुष्पी मतलब, पुष्प मतलब होता है फूल। पहले हम फूल के कुछ भागों जानते हैं। जैसे अभी हम आपको कोई यहाँ पर फूल बता दे जैसे हम यहाँ पर अभी कोई फूल बना दे, मान फूल है, कनैल का फूल है ये। अगर हम आपसे कहें कि क्या इसका नाम बता सकते हो, तो आप लोग केवल बताओगे कि ये कनैल का फूल है, लेकिन नहीं, इसके पार्ट बताइए, इसके भाग बताइए। इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम भी पता होना चाहिए। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर पुष्प के कितने भाग होते हैं, उसका नाम क्या क्या होता है। पुष्प फूल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं पुष्प के भाग। क्या समझेंगे, पुष्प के भाग क्या समझेंगे, पुष्प के भाग। अब पुष्प के भाग में हम ये समझेंगे, पुष्प के मेनली 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, सिर्फ 4 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं, सिर्फ 4 भाग होते हैं। वो चारों कौन कौन से हैं, एकदम याद कर लीजिए, फटाफट से याद कर लीजिए। देखिए, पुष्प का पहला भाग होता है बाह्य दल पुंज। क्या होता है, बाह्य दल पुंज। पहला भाग होता है बाह्य दल पुंज, और दूसरा भाग इसका होता है, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए, दूसरा भाग होता है दल पुंज, दल पुंज। देखिए याद करते चलिए, पुष्प का पहला भाग क्या है आपका, बाह्य दल पुंज। दूसरा भाग है दल पुंज, और तीसरा भाग होता है इसका पुमंग। चौथा होता है जायांग, जायांग। तो याद रखिए, पुष्प के ये 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग। पहला होता है बाह्य दल, दूसरा होता है दल पुंज, तीसरा होता है पुमंग, और चौथा होता है जायांग। अब ये होता कहाँ पर है, देखिए एक फिगर है यहाँ पर, ये फिगर है, देखिए ये एक पुष्प है, ये एक पुष्प है। अब इसके कुछ पार्टों को हम जानते हैं। मान लीजिए कि भी एक फूल है। अब फूल आपको हम दूसरा दिखाएंगे आखिर फूल होता कैसे है। अभी एक खाली पार्ट आप लोग याद करिए फटाफट से कैसे। देखिए, सबसे पहले ये जो नीचे है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं पुष्प वृंत।
क्या बोलते हैं इसको? पुष्पवृंत, जिसको पकड़कर आप किसी को गिफ्ट देते हैं। अब क्या करते हैं, इसे पकड़ते हैं, कहते हैं लो भैया गिफ्ट। किसी को अगर मान लीजिए कि प्रपोज वरपोज करना होगा तो क्या करते हैं, इसी को पकड़ के इसे गिफ्ट देते हैं, लो गिफ्ट हमारा, इसे लो पकड़ लो। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं पुष्प वृंत, जिसको पकड़ के आप किसी को गिफ्ट देते हैं, लो भैया गिफ्ट है ये क्या हो गया, पुष्प वृंत। अब पुष्प वृंत के ठीक ऊपर ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए, इसी पार्ट पर मतलब ये जो भाग है, इसी भाग पर फूल के सभी पार्ट बैठे रहते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये वाला जो गोल सा, ये जो हम काला कर रहे हैं, ये वाला पार्ट है, ये जो गोल सा है, ये वाला पार्ट है, देखेंगे कि फूल इसी पर बैठा रहता है। फूल इसी पर अपन आसन ग्रहण करे रहता है, किस पर, इस काले वाले भाग पर। देखिए, तो फूल जिस पर बैठता है, फूल किस पर बैठ रहा है, इस काले वाले भाग पर फूल क्या हो रहा है, बैठ रहा है। तो फूल जिस पर बैठता है उसको बोलते हैं आसन। लेकिन किसका आसन, पुष्प का आसन। देखिए, अभी मान लीजिए हम जहां पर बैठेंगे वो हमारा आसन हो जाएगा। आसन मतलब होता है बैठना, तो यहाँ पर फूल जिस पर बैठेगा वो पुष्प का आसन हो जाएगा। तो यानी कि इसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं इसको, पुष्पासन। बताइए, ये क्या है, पुष्पासन, और ये क्या है, वृंत, और ये क्या है, पुष्पासन। फूल जिस पर बैठता है उसे क्या कहते हैं, पुष्पासन। अब देखिए, पुष्पासन हो गया। यहीं पर ऐसे हरे रंग की दो तीन जैसे पत्तियां निकली होती है, किस कलर की होती हैं, हरे रंग की होती हैं। तो देखिएगा, ये जो हरे रंग की होती है, ये जो पत्तियां होती हैं हरे हरे रंग की, जब फूल जो है जब कली अवस्था में रहती है, तो देखते होंगे जब फूल कली अवस्था में रहती है तो उसके ऊपर एक हरे रंग का कवर ढका होता है, मतलब एक हरे रंग का कवर चढ़ा होता है, जो यही कवर होता है। जब ये फूल धीरे धीरे बड़ा होता है, कवर क्या होती है, नीचे लटक जाती है। ये कवर क्या होती है, नीचे लटक जाती है। लेकिन जब फूल कली अवस्था में रहता है तो इसको एकदम ढके रहती है। तो याद रखिए, ये बाहर से कली को क्या करती है, सुरक्षा देती है, ताकि उस पर कोई धूल कणोड़ वगैरह ना पहुंच पाए। इसलिए वो कली क्या कर सुरक्षा देती है। कौन, ये जो हरे रंग का होता है, कहाँ से देती है, बाहर से, यानी कि सबसे बाहरी परत होता है, सबसे बाहर से कली क्या करती है, सुरक्षा देती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं इन सबको, बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, याद रखिएगा, ये जो हरे रंग का चारों तरफ लटके होते हैं उसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। अगर इसमें से एक एक को हम इसे नोच ले, जिसे पांच छठ तो हो भी करते हैं, इसमें से अगर हम नोच ले तो उस एक भाग को बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं उसे, बाह्य दल। देखिए, सभी को मिलाकर बाह्य दल पुंज बोलते हैं, लेकिन उसमें से खाली एक उखाड़ ले, खाली एक उखाड़ ले, उसको बोलते हैं बाह्य दल। खाली सिर्फ बाह्य दल बोलेंगे। अब देखिए, ये तो हो गया। अगर कोई पूछे बाह्य दल क्या होता है, तो ये बाह्य दल होता है जब फूल कली अवस्था में रहती है तो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। कौन करता है, बाह्य दल। अब बाह्य दल को अगर एक हम नोच लेंगे, बाह्य दल को, बाह्य दल पुंज को अगर एक हम नोच लेंगे उसको बोलते हैं बाह्य दल। लेकिन अगर सभी को मिला दिए उसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। उसमें से हम खाली एक नोच ले उसको बोलते हैं बाह्य दल। ये हो गया। अब बात करते हैं ये वाला पार्ट जिसको हम काला कर रहे हैं, ये वाला पार्ट जो पत्ती होती है, जिसको हम लोग सूंघते हैं। जैसे अभी आप लोग जब किसी के शादी विवाह हुआ होता है तो क्या करते हैं, तो ये फूल लेते हैं और ये पंखुड़ी जो होती है, इस पंखुड़ी पंखुड़ी मतलब पत्ती के नोच नोच ऐसे से फेंकते हैं, ये लो लो, ऐसे से क्या करते हैं, फेंकते हैं। तो ये जिसको हम नोच नोच फेंकते हैं ना, वो उसी को बोलते हैं दल पुंज। क्या बोलते हैं, दल पुंज। तो याद रखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दल पुंज। क्या बोलते हैं, दल पुंज। इन सबको क्या बोलते हैं, दल पुंज। जो पत्तियां चारों ओर से खिली रहती हैं उसको क्या बोलते हैं, दल पुंज। और देखिए, दल पुंज कहते हैं। और इसमें से अगर हम एक पत्ती कैसे उखाड़ ले, एक पत्ती उखाड़ ले, उसको बोलेंगे दल। क्या बोलेंगे, दल। और देखिए, अगर हम एक इसमें से अगर एक हरे वाले को उखाड़ लें उसको बोलेंगे सिर्फ बाह्य दल। लेकिन इसमें से अगर हम दल पुंज में से खाली एक पत्ती को अगर उखाड़ ले उसको बोलेंगे दल। और याद रखिएगा, ये जो दल पुंज होते हैं ये रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं।
रंगीन क्यों होते हैं भैया? तो ये देखिए, बाह्य दल जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, कोई लाल होगा, कोई पीला होगा, कोई सफेद होगा, मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई गुलाबी हो, कोई केसरिया होगा, केसरिया रंग होगा, तो याद रखिएगा। तो जो दलपुंज होते हैं वो क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। अब ये रंगीन क्यों होते हैं? तो ये भंवरों यानी कीटों को आकर्षित करने के लिए ये रंगीन होते हैं। इनको जब देखेगा ना लाल पीयर हरियर, तो कीट क्या होगा? उसकी तरफ आकर्षित होगा। क्या होगा? आकर्षित। याद रखिए ये लोग कीटों को यानी कि भंवरों को आकर्षित करने के लिए एकदम रंग बिरंगे होते हैं। जैसे आजकल लड़कियां नहीं होती हैं, शादी विवाह में जाएंगी ना तो खूब एकदम रंग बिरंगा एकदम चमक धमक पहन के जाएंगी, आज सबको आकर्षित हम ही करेंगे। शादी विवाह होता है ना तो लड़कियों में कंपटीशन चलता है, वो सोचते हैं कि हम उससे सुंदर दिखे और वो सोचते हैं कि हम उससे सुंदर दिखे। सोच रही है एकदम कंपटीशन करके खूब 1 डेढ़ घंटा तक खूब सजेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे लहरा के, हाथ हमसे सुंदर कोई नहीं है। क्या होते हैं? रंगीन हो जाती है पूरी तरह से, हर एक कलर पेंट पोत पात के दम निकलेंगी, कुल हम ही तो है, अब क्या दिक्कत। याद रखिएगा क्यों चलती है वो तो लड़कों को आकर्षित करने के लिए चलती है सज उज के। लेकिन फूल क्या करती है? फूल भंवरों को आकर्षित करती है, मधुमक्खियों को, भंवरों को, तितलियों को आकर्षित करती हैं, कीटों को आकर्षित करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। और याद रखिए कुछ पौधे होते हैं, देखिए जो पौधे दिन में खिलते हैं, मतलब जो दिन में फुलाते हैं, मतलब दिन में जो खिलते हैं पौधे, वो पौधे अक्सर रंगीन होते हैं। लेकिन रात में खिलने खिलने वाले पौधे रंगीन नहीं होते हैं। तब अगर रंगीन नहीं होते हैं तब वो कीटों को कैसे आकर्षित करेंगे? तो उन देखिए दिन में जो पौधे जो फूल खिलते हैं ना उनमें खुशबू कम होती है, लेकिन वो रंगीन होते हैं, रंग की वजह से इसमें कीट उट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन जो फूल रात में खिलते हैं वो रंगीन नहीं होते हैं। ज्यादातर फूल रात में खिलने वाले रंगीन नहीं होती हैं, लेकिन उनमें खुशबू बहुत होती है, उसमें सुगंधित होता है, तो वो सुगंध के माध्यम से अपनी तरफ कीटों को आकर्षित करते हैं। लेकिन दिन में खिलने वाले पौधे अपने रंग की वजह से कीटों को आकर्षित करते हैं। जैसे रात में खिलने वाला पौधा एक हो गया रात रानी, बहुत बहुत महकता है। तो याद रखिए रात रानी क्या होती है? बहुत महकती है। तो याद रखिएगा ये कैसे होते हैं दलपुंज? रंगीन होते हैं। दलपुंज कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, जो कीटों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। हो गया। अब कीटों को क्यों आकर्षित करते हैं ये भी पता होना चाहिए कि ये सर कीटों क्यों आकर्षित करते हैं? तो भैया कीटों को आकर्षित करते हैं इसलिए ताकि परागण हो सके। अब कहोगे परागण क्या है? तो बस खाली अभी इतना याद रखिए कि ये जो रंगीन पंखुड़ियां होती हैं, जो रंगीन दलपुंज होते हैं, ये सिर्फ भंवरों यानी कीटों को आकर्षित करते हैं। अभी परागण क्या होता है बताते, बस खाली इतना याद रखिए कि भंवरों को आकर्षित करने के लिए रंगीन होते हैं। ठीक है, इतना बात याद हो गई। बाह्य दल किसे कहते हैं? जो कली अवस्था में जो बाहर से हरे रंग का कवर चढ़ा होता है वो क्या होता है? बाह्य दल होता है। तो बाह्य दल का कार्य क्या होता है? यह कली को सुरक्षा प्रदान करता है ताकि कोई बाहर से कोई चीज उसमें न पड़े, यानी कि यह कली को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। कौन? बाह्य दल। अब देखिए दूसरा दलपुंज क्या होता है? दलपुंज भैया ये ये जो पंखुड़ियां होती है उसको दलपुंज कहते हैं। दलपुंज जो है रंगीन होते हैं, अगर एक पंखुड़ी इसमें से नोच लोगे तो उसको दल कहते हैं। ठीक है, दल कहते हैं। अगर कोई पूछे कि दलपुंज का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है भंवरों यानी कीटों को आकर्षित करना, अपनी तरफ कीटों को आकर्षित करना। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए आगे ये जो पार्ट है, ये जो हम ब्लैक कलर कर रहे हैं ये वाला भाग, ये सब पार्ट, ये धागे की तरह जो संरचना है ये वाला, इसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं इसको? पुमंग। देखिए ये भी क्या है? पुमंग। 1 2 3 4 ये सब चारों क्या है? पुमंग है। और इसी को बोलते हैं नर भाग। कौन सा भाग है ये? नर भाग है। यही लड़का वाला भाग होता है, देख लीजिए ध्यान से। ये जो धागे नुमा संरचना, जो धागे टाइप ऐसे सा गया है लंबा लंबा ये वाला, इसको बोलते हैं नर वाला भाग। और नर वाले भाग को ही क्या बोलते हैं? पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। यानी ये सब क्या है जो धागे की तरह है, इसको बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। अब देखिए पुमंग में पुमंग में 3 भाग होते हैं। देखिए जिस मान लीजिए हम इसको अगर उखाड़ लें,
ये वाला। हम इसको अगर उखाड़, एक धागे को हम इसे उखाड़ लें, जैसे मान चलिए हमने इसको उखाड़ लिया, ये हमने इसको उखाड़ लिया, ये क्या आपका पुमंग है। लेकिन पुमंग में 3 पार्ट होते हैं, कौन सा? एक तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, एक तो ये हो गया, इसको बोलते हैं पुंकेसर। नहीं, देखिए, अगर इसमें से हम एक उखाड़ लिए ना, देखिए अगर इसमें से हम एक पुमंग को उखाड़ लें तो उसको हम बोलते हैं पुंकेसर। यानी कि पुमंग, ये सब क्या है, सब धागे वाली संरचना सब क्या है, पुमंग है। लेकिन अगर इसमें से हम एक उखाड़ ले तो उसको बोलते हैं पुंकेसर। तो ये अभी क्या है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पुंकेसर है। ये क्या है, ये पुंकेसर। देखिए, बाह्य दल पुंज को अगर आप एक उखाड़ ले तो उसको बाह्य दल बोलते हैं। दल पुंज में से अगर हम एक पंखुड़ी उखाड़ ले उसको दल बोलते हैं। पुमंग में से अगर हम एक को उखाड़ लें तो उसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। अब पुंकेसर में 3 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट सर, 3 पार्ट होते हैं। एक हो तो जो यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला, इसको बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं इसे, पुतंतु बोलते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को बोलते हैं पुतंतु। पुतंतु, क्या बोलते हैं, पुतंतु। और ये जो गोल के यहाँ पर एकदम अ, थैली नुमा जो संरचना है, ये थैली टाइप का, ये जो थैली टाइप के गोल टाइप की जो संरचना है, इसको बोलते हैं पराग कोश। क्या बोलते हैं इसको, पराग, पराग कोश बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, पराग कोश बोलते हैं। देखिए, ये जो लंबा से ये धागे नुमा संरचना है, इसको बोलते हैं पुतंतु। और ये जो ऊपर थैले नुमा इसे गठिया जाता है, इसको बोलते हैं पराग कोश। इस पराग कोश में इसे छोटा 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 कण भरा रहता है, दाना दाना मतलब इसे भरा रहता है, इसको बोलते हैं पराग कण। क्या बोलते हैं इसको, पराग कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पराग कण। छोटा छोटा इसमें कण भरा होता है, उसको बोलते हैं पराग कण। देखिए ध्यान से, फिर से देखिए, ये सब, ये जो धागे नुमा संरचना चारों दिख रहे हैं, सब क्या है, पुंकेसर है, सॉरी, पुमंग है। इसमें से अगर हम एक उखाड़ लें उसको बोलेंगे पुंकेसर। इस पूरी क्या बोलेंगे, पुंकेसर। अब पुंकेसर में 3 चीज होते हैं, 3 चीज। एक जो इसे लंबा का होता है उसको बोलते हैं पुतंतु, और ये जो गोल टाइप का होता है इसको बोलते हैं पराग कोश, थैली कोश। और इसमें दाना दाना जो कण भरे होते हैं उसको बोलते हैं पराग कण। क्या बोलते हैं उसे, पराग कण। इतनी बात समझ में आई, हाँ? देखिए, यहाँ पर ये क्या है, बाह्य दल। इस बाह्य दल पुंज एक उखाड़ लेंगे, बाह्य दल कहेंगे उसे। इसका काम क्या होता है, तो कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है, कली को सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं दल पुंज। इसमें से हम एक पंखुड़ी को नोच लेंगे, ये होता है आपका दल। और दल, उसको कहते हैं दल। और दल पुंज कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, भौरों को आकर्षित करते हैं। उसके बाद हम बताए थे, ये बताएं क्या है, ये जो संरचना इसे गई है, ये वाले धागे वाली संरचना, इसको बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग। और इसमें से अगर हम एक खुश नोच लेंगे उसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। अब पुंकेसर में कितने भाग, 3 भाग। कितने भाग, 3 भाग। पहला वाला यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना है इसको बोलते हैं पुतंतु। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं पराग कोश। और इसमें दाना दाना छोटा छोटा कण भरा होता है उसको बोलते हैं पराग कण। क्या बोलते हैं उसे, पराग कण। ठीक, इतना हो गया। आगे चलें, अब इसको हम मिटा रहे हैं, एक बार आगे बताते हैं।
देखिए, हमने आपको क्या बताया था, जिसको पकड़ के आप किसी को गिफ्ट देते हैं, प्रपोज करते हैं, जिसको पकड़ के फूल अगर कोई है तो आप फूल क्या करते हैं, तो फूल की डंठलवा में पकड़ते हैं, लो भैया हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आपके जन्मदिन पे आपको गिफ्ट दे रहे हैं, या फिर कोई किसी को प्रपोज मारता है तो इसे गिफ्ट देता है, ये लोग आपसे बहुत नफरत करते हैं, तो ये क्या होता है आपका इसको बोलते हैं पुष्प वृंत। और फूल जिस पर बैठता है उसको बोलते हैं पुष्पासन। तो ये वाला पार्टवा क्या है आपका, पुष्पासन, बता चुके हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखिए फूल में ये वाला जो पार्ट होता है, ये पूरा ये वाला पार्ट जो आपको यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं इसको, जायांग। और इसी जायांग को बोलते हैं मादा जनन अंग, मादा जनन अंग। यानी कि फूल में यही वाला पार्ट क्या होता है, लड़कियों का पार्ट, यानी स्त्री का पार्ट होता है। ये वाला जो पार्ट है किसका है, स्त्री का। लेकिन ये वाला जो लंबा लंबा पार्ट है किसका है, पुरुष का, यानी कि पुमंग। यहाँ पर जो फूल में है पुरुष वाले भाग को बोलते हैं पुमंग, और स्त्री वाले भाग को बोलते हैं जायांग। तो याद रखिएगा, ये जो बीच में है इसको बोलते हैं जायांग, यानी कि लड़की का भाग यही है। और ये जो धागे की तरह से लंबा लंबा निकला है इसको बोलते हैं पुमंग। इसको तो हम बता दिए हैं क्या होता है। ये जो यहाँ से यहाँ तक धागे की तरह है इसको बोलते हैं पुंके क्या पुतंतु। ये जो गोल का गठिया गया यानी गोल का जो थैलीनुमा संरचना होगा ये, इसको बोलते हैं पराग कोश। और इसमें छोटा छोटा कण भरा होता है उसको बोलते हैं पराग कण। तो बता दिए थे। अब जायांग के बारे में बताते हैं। देखिए ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक जायांग यानी कि स्त्रियों का भाग है। अब स्त्री में भी 3 पार्ट होते हैं, जैसे इसमें 3 पार्ट थे पुमंग में, ऐसे इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक अंडा का सामान नीचे बन रहा है जो हम लाल कलर का दिखा दे रहे हैं। कैसा बन रहा है ये, अंडे की तरह, गोल, कैसे गोल के अंडे की तरह बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको, अंडाशय। याद रखिए, जो नीचे अंडे की समान है उसको बोलते हैं अंडाशय। अब ये अंडा ऊपर सीधा हो गया, ये वाला क्या एकदम इसे सीधा है। तो आप लोग दिया जलते हुए देखें, दिया दिया एकदम ये सीधा जलता है इस टाइप के, जिसे ये नहीं है ऐसे दिया जलता है। तो दिया को बोलते हैं वर्तिका। तो ये भी क्या है आपका, वर्तिका है। ये क्या है आपका, वर्तिका। बताइए, जो गोल के अंडे की तरह है इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय। और सीधा चला गया एकदम एकदम सीधा, एकदम सीधा जो है गोल का है अंडा, अंडाशय, और सीधा चला गया तो वर्तिका, सीधा चला गया तो वर्तिका। अब देखिए वर्तिका यहाँ से यहाँ तक क्या है, वर्तिका है। और वर्तिका के एकदम किनारे देखिए, एकदम ऊपर, एकदम कगार पे, कगार मतलब होता है किनारा। वर्तिका के एकदम कगार पे देखेंगे, कगार वाला भाग, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसे, वर्तिकाग्र। यानी कि वर्तिका का एकदम कगार वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। देखिए ये जो देखिए जो गोल लोटे का समान होता है उसे क्या कहते हैं, अंडाशय। अंडाशय एकदम ऊपर जाके एकदम सीधा हो जाता है, मतलब जो ऊपर एकदम सीधा जाता है उसको क्या बोलते हैं, वर्तिका। और वर्तिका के एकदम कगार वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए ये पूरा क्या है, पुष्प का भाग है। ये पूरा का पूरा जितना नाम अभी हमने यहाँ पर मतलब बताया है, सब कुछ एकदम दिमाग में याद होना चाहिए। फिगर बनाइए, आप लोग पूरा नाम ऐसे ऐसे दर्शा दीजिए। दर्शाने के बाद हम इसकी परिभाषा एक एक की परिभाषा लिखवाएंगे कि अंडाशय क्या होता है, वर्तिका क्या होती है, वर्तिकाग्र क्या होता है, पुंमंग क्या होता है, जायांग क्या होता है, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ये वृंत, पुष्पासन क्या होता है, सब कुछ ए टू जेड हम परिभाषाएं लिखवा देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आगे हम लोग चलते हैं कि आखिर सभी पार्ट तो आप बता दिए। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल बताएंगे।
टाइम भी हो गया।